नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। और आज हम करवाने वाले हैं चैप्टर 7, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक टाइम था जब यूरोप में सांस्कृतिक परंपराओं में अचानक से परिवर्तन आ गया। अचानक से एक दो सदी में वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, तो उसी को बोला गया है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और उसको रेनेसा नाम दिया गया, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है, रेनेसा क्या है, इन सब चीज की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। पुनर्जागरण पुरुष किसे कहा जाता है, सांस्कृतिक बदलाव कैसे आए, उसका काल कौन कौन सा था, किस प्रकार से इसमें वैज्ञानिक आविष्कार हुए, किस प्रकार से फिलॉसफी का चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, इन सभी चीजों की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और बेल आइकन दबाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, और बेल आइकन दबाने से आपको जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो तुरंत मिलेगा, जितने भी वीडियो डाले जाएंगे, जिससे आप तुरंत से तुरंत अपनी स्टडी कर सकें। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि आप सभी जल्दी से नोट्स निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, जिसमें आप सभी को नोट करना है। और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाते रहेंगे तो आप सभी को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, रिविजन करने में हेल्प मिलेगी। देखिए प्रोसीजर, आप ये सभी जितने भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनका मोटो ये होना चाहिए कि एक बार वीडियो देख के नोट्स बनाएं, देन आफ्टर उसी दिन एक बार रिवीजन जरूर कर लें। इससे क्या होगा, आप सभी को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, याद काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी। रेनेशा, पुनर्जागरण इसका नाम बोला गया है, रेनेशा को पुनर्जागरण। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है सांस्कृतिक बदलाव का काल। तो देखिए इसमें जिस तरीके से बना हुआ दिखाया गया है इस पिक्चर में, तो आप भी इसी तरीके से एक डायग्राम बना लीजिए, इसको क्लासिफाई कर लीजिए। इसमें हम बताएंगे आपको, मतलब इस क्लासिफिकेशन में ये बताया गया है कि कौन कौन से परिवर्तन किए गए, कौन कौन से बदलाव हुए इस रेनेशा में, इस पुनर्जागरण में, कि किस किस प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव आए। तो इसमें पहला पॉइंट डाल के लिखिए, 14वीं से 16वीं शताब्दी में नगरीय संस्कृतियों का विकास और बड़ी संख्या में पुस्तकों की उपलब्धता। तो देखिए जब ये रेनेसा शुरू हुआ, उस टाइम से पहले जो पुस्तकों की उपलब्धता थी वो बहुत कम थी, प्रिंटिंग की व्यवस्था बहुत कम थी। इस काल में पुस्तकों की प्रिंटिंग ज्यादा होने लगी, प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी था वो बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा, उसका विकास होने लगा। ये पॉइंट है। इसी में फिर दूसरा पॉइंट जैसा कि डाल के लिखा हुआ है, इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों, मानवतावादी लिबरलिज्म बोला जाता है दोस्तों, मानवतावादी विषयों जैसे इतिहास, दर्शन, नीति शास्त्र, कविता, व्याकरण आदि का आरंभ हुआ। तो ये सभी विषय जो है, इतिहास, दर्शन, नीति शास्त्र, कविता, व्याकरण, ये सभी क्या कहलाते हैं, मानवतावादी विषय। इन विषयों का सबसे पहले प्रारंभ आरंभ कहाँ हुआ, इटली में हुआ दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, विनम्रता से बोलने, पहनावे और मानसिक दक्षता पर बल दिया गया। बेसिकली रेनेसा जो था वो यूरोपीय देशों में लाया गया था, वहां से शुरुआत है इसका, रेनेसा का। और अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम में रेनेसा की शुरुआत हुई है। ओके, अगला पॉइंट डाल लिखिए, वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार और कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध कलाकृतियों की रचना, कलाकृतियों की रचना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेनेसा का। रेनेसा से पहले मतलब जो था, वैज्ञानिक आविष्कार बहुत कम किए जाते थे, अलग अलग फील्ड में किया जाता था, टेक्नोलॉजी का आविष्कार कम था। लेकिन रेनेसा के बाद इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, इसकी रचना पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। चर्च के विषय में मध्ययुगीन सोच में बदलाव लाया गया। चर्च जो था, चर्च को सर्वप्रथम माना जाता था पहले, लेकिन रेनेसा के बाद स्टेट को प्रथम माना जाने लगा, राज्य को प्रथम, और उसको प्राथमिकता दी जाने लगी। चलिए, स्त्रियों की स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार पर चर्चा भी प्रारंभ कर दिया गया पुनर्जागरण के तहत। उसके बाद पुनर्जागरण क्या है, पढ़ लिखिए। पुनर्जागरण लिख के लिखिए दोस्तों, यह एक फ्रांसीसी शब्द है, यह एक फ्रांसीसी शब्द है पुनर्जागरण। इसकी शुरुआत
इसका अर्थ जो है पुनर्जन्म है, बेसिकली मतलब दूसरा जन्म। तो पुनर्जागरण, पहले जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उसमें बदलाव करके नया सांस्कृतिक परंपराओं की रचना की गई। तो शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिर यह रोम, वेनिस और फ्लोरेंस में शुरू हुआ। इटली के बाद कहाँ शिफ्ट हुआ? रोम, वेनिस और फ्लोरेंस। इसी प्रकार पुनर्जागरण ने लोगों में समानता की भावना पैदा की। लोगों में क्या किया? समानता की भावना पैदा की और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रिवाजों पर हमला किया। देखिए, जैसा कि कहते हैं कि अंधविश्वासों पर विश्वास मत करो। रिवाज, जो पुराने रिवाज हैं उसको बोलते हैं ये अंधविश्वास है, ये है, वो है। इसी प्रकार के परंपराएं वहां भी थी, यूरोप में भी थे, इटली में, रोम में, वेनिस या फ्लोरेंस, इस टाइप जितने भी वहां देश थे उन सभी में भी रिवाज थे, अंधविश्वास थे। उन सभी को समाज से खत्म करने की जो स्टार्ट किया गया उसी को रेनेसां पुनर्जागरण बोला जाता है। अब पुनर्जागरण पुरुष किसे कहा जाता है? कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति जो होता है उसको ही पुनर्जागरण पुरुष कहा जाता है। कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति जो होता है उसको ही पुनर्जागरण पुरुष कहा जाता है। अब दस्तावेजों का दस्तावेज मतलब पुनर्जागरण का दस्तावेज बेसिकली क्या था, कैसे इसका पता चला, कहां से क्या हुआ, उस पर बात करेंगे। इसमें लिखिए, चर्च द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज जो उसके सभी पापों के धारक को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादा की गारंटी देता है। इसका मतलब है जैसे किसी भी इंसान को अपने पापों से छुटकारा चाहिए तो वो कहाँ जाता है? धार्मिक स्थल पर जाता है। इसी प्रकार यह एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो पापों के धारक को अनुपस्थित करने के लिए, जो पाप मतलब जिसने भी पाप किया है उसके धारक को पाप मुक्त करने के लिए एक लिखित वादा की गारंटी देता है। दस्तावेजों का दस्तावेज। ओके, अगला पॉइंट लिखिए, प्रिंटिंग प्रेस। जो ये रेनेसां है, रेनेसां में सबसे अहम योगदान जो था वो प्रिंटिंग प्रेस का भी था। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद रेनेसां में बहुत ज्यादा उन्नति हुई, बहुत ज्यादा तेजी से रेनेसां का वो देखा गया, काल देखा गया। तो इसकी शुरुआत जो था वो 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा। आप इसके चैप्टर को, बुक को एक बार पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल में इसके द्वारा बताया गया है। मैं यहाँ पर आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इनको नोट जरूर करते जाइए, रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी के लिए ही है ये। ओके, चलिए। यूरोप में 1477 में कैक्सटन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। यूरोप में कब किया गया? 1477। ओके, अगला पॉइंट लिखिए, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई। अब मैंने बताया प्रिंटिंग प्रेस जैसे ही बढ़ेंगे पुस्तकों की मात्रा में वृद्धि होगी, इससे शिक्षा के प्रसार में भी मदद मिलेगी। ओके, उसके बाद लिखिए, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी वो क्या है, क्या किया इन्होंने, क्या कार्य किया? बेसिकली ये एक चित्रकार थे। लियोनार्डो दा विंसी सबसे महान चित्रकारों में से एक थे। उनका जन्म वर्ष 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उनका जन्म जो था 1452 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुआ था। लियोनार्डो दा विंसी एक चर्चित कलाकार थे। लिखते जाइए पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं। आप सभी को लिखना, नोट करना बहुत जरूरी है, याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बार बार कह रहा हूं मैं, प्लीज नोट करते जाइए। ये 7वां चैप्टर है। इससे पहले के चैप्टर्स अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार रीड जरूर कर लीजिए उन सभी चैप्टर्स को, जिससे आगे आपको हेल्प मिलती रहे। ओके, चलिए। लियोनार्डो दा विंसी एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। तो ये जो थे वो किस किस क्षेत्र में कार्य किया उसके बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। इन्होंने ही मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना की। एक बात बता दूं दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी जो थे
ये मोनालिसा जो है वो बहुत ही फेमस चित्र थी इनकी। और इसके लिए एक देखिए हमारे इसमें जीके का वो भी चल रहा है दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है, जीके सीरीज चल रहा है। तो अगर आप सभी को, आप में से किसी को भी आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उन वीडियोस से। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कीजिएगा उन वीडियोस में से जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, समझाए जाते हैं। नहीं तो आप उनको एक बार अवश्य देखें, जिससे आपको समझने में, आपकी जीके में बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। जीके आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप उन वीडियोस को एक बार देख लेते हैं तो। ठीक है, तो उन सभी वीडियोस को भी आप कोशिश कीजिए कि देखें। चलिए, द लास्ट सफर जैसे चित्रों की रचना की थी। तो मोनालिसा और द लास्ट सफर जो चित्र थे, आप भी सोच रहे होंगे ये बहुत ही चर्चित थे, बहुत ही फेमस चित्र थे। तो वो दिखता कैसा था, कौन से चित्र थे, तो मैं आपको एक बार दिखा जरूर दूंगा दोस्तों। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं मोनालिसा, यही तस्वीर जो है ये मोनालिसा की है, जो लियोनार्डो दा विंसी, आप उनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। ये लियोनार्डो दा विंसी है, इन्होंने ही इस तस्वीर की रचना की है दोस्तों। लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा, सी इज मोनालिसा, इनकी सबसे फेमस तस्वीर देख पा रहे हैं आप। तो ये जैसे कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लास्ट सफर जो ये तस्वीर है ये भी लियोनार्डो दा विंसी द्वारा ही रचित है। ये और एक मोनालिसा की तस्वीर जो आपको दिखाई है, वो दोनों उनकी सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीरों में से एक है, पेंटिंग में से एक है। चलिए, अब अगली बात करने वाले हैं गैलीलियो। तो गैलीलियो जो था, अब हम वैसे बेसिकली बात कर रहे हैं दोस्तों उन सभी की जो रेनेसा को सक्सेसफुल बनाने में जिनका बहुत ज्यादा योगदान था। तो उनमें से ही एक थे गैलीलियो। गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था और उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया। तो आप सभी जो दूरबीन देखते हैं दोस्तों, दूरबीन को देखा होगा। बेसिकली दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने ही किया था। ये एक आपके जीके का क्वेश्चन भी बनता है। और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया था। गैलीलियो ने ही खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का भी पता लगाया था। फिर है यूसू की सोसाइटी। यूसू की सोसाइटी जो थी दोस्तों, ये कब स्थापित की गई थी? 1540 में इग्रेशियत लोयला द्वारा। किसके द्वारा? इग्रेशियत लोयला द्वारा यूसू की सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसने प्रोटेस्टेंटिज्म का मुकाबला करने का प्रयास किया। इसने क्या किया था? यूसू की सोसाइटी ने प्रोटेस्टेंटिज्म का मुकाबला करने का प्रयास किया था। फिर अगला जो नाम है वो दोस्तों है एंड्रियूस वेसेलियस। एंड्रियूस वेसेलियस, वो जो था बेल्जियम मूल के थे और इनका जन्म 1514 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत 1564 ईस्वी में हुआ था। पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे ये। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की थी। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं, वो क्या कहते हैं, ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस जो था, ऑपरेशन का आरंभ जो था उन्होंने ही किया था शुरू। किसने? एंड्रियूस वेसेलियस। ओके, और ये कहाँ के थे वैज्ञानिक प्रोफेसर? वो थे पादुआ विश्वविद्यालय के। ओके, अब अगला जो बात करने वाले हैं दोस्तों, मानवतावाद की बात करने वाले हैं। ह्यूमनिज्म बोला जाता है। तो मानवतावाद जो है वो 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू किया गया एक आंदोलन में से एक था। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेनेसा जो शुरुआत जिसकी हुई है, कहां से हुई है? इटली से हुई है। तो ये मानवतावाद, ह्यूमनिज्म जो है, उसकी शुरुआत भी इटली से ही हुई है और इस मानवतावाद को ही ह्यूमनिज्म का बेसिक वो माना जाता है कि इसी से रेनेसा की शुरुआत भी हुई थी। पेट्रार्क को मानवतावाद के पिता के रूप में जाना जाता है। किसको? ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, पेट्रार्क को।
पेट्रार्क जो था वो मानवतावाद के पिता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने पादरी के अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना की। देखिए रेनेसा जो है वो सबसे पहले सांस्कृतिक परंपराएं जो थी उस पर ही चोट किया गया था। तो ये जो पादरी थे और उनके जो अंधविश्वास और जीवन शैली थी उसकी आलोचना करके इन्होंने मानवतावाद की बात की थी। मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ कर रखा था। मतलब देखिए यहाँ पर 3 युग की बात की जाती है, प्राचीन युग, मध्य युग और मॉडर्न जिसको बोला जाता है आधुनिक युग। तो इस तीनों युग में से जो मध्य युग था, मध्य युग में चर्च का बहुत ही ज्यादा योगदान हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि चर्च ने लोगों की सोच को जकड़ कर रखा हुआ था कि यूनान और रोमान वासियों का समस्त ज्ञान उसके दिमाग से निकल चुका था। तो यूनान और रोमन जो था उसके जितने भी वो थे ज्ञान था वो खत्म हो चुका था और इसने चर्च ने जकड़ लिया। लिखते जाइए जल्दी जल्दी। अगली बात करते हैं। मानवतावादी जो थे, ह्यूमनिस्ट जो थे, वो मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। द ह्यूमन्स आर क्रिएटेड बाय गॉड, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी है। बट दे ऑल आर फ्री टू सर्वाइव देयर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ ओन। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए, ना कि चर्च में जो पादरी हुआ करते हैं उनकी बातों को मानकर, अलग अलग अंधविश्वासों को मानकर किया जाए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, ट्रेडों के फलने फूलने के कारण मिलान, नेपल्स, वेनिस और फ्लोरेंस को व्यापार केंद्र का दर्जा प्राप्त हुआ। देख सकते हैं आप सभी दोस्तों। तो ये जो था ये रेनेसां का शुरुआती दौर माना जाता है। अब अगली बात करते हैं, मानवतावादी जो लोग हुआ करते थे उनके विचारों के अभिलक्षण क्या हुआ करते थे, क्या होते थे उनके विचारों के अभिलक्षण, उसकी बात करते हैं। तो मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण जो थे दोस्तों वो था, मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। उसके बाद है, मानवतावाद के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही ना होकर हमारे अपने लिए भी है। तो जो मानवता है, मानव जो हम इंसान हैं, वो ईश्वर, धर्म और इन सभी चीजों के लिए ना होकर हम खुद के लिए भी हैं। खुद को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मानव का अपना एक अलग विशेष महत्व है, अलग से इनकी महत्वता है, विशेषता है, तो उन सभी को भी मानना जरूरी है। अगला पॉइंट लिखिए, मानव जीवन को सुधारने व उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए, ना कि अंधविश्वासों पर बल देना चाहिए। मानव का सम्मान करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। वी आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड। यूनिक भी बोल सकते हो आप और इसको परफेक्ट भी बोल सकते हो। सर्वोत्कृष्ट मतलब सर्वोत्तम बोलते हैं ना, उनमें से ही एक है मानव क्रिएशन बाय द गॉड। ओके, तो इसकी भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना भी बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, तो हमें उस पर जोर देना चाहिए। ऐसी मानवतावादी की अभिलक्षण थी। अगला है, पुनर्जागरण काल में महान कलाकारों की कीर्तियां और मूर्तियों में जीसस क्राइस्ट को मानव शिशु के रूप में और मैरी को वात्सल्यमयी मां के रूप में चित्रित किया गया है। निसंदेह मानवतावादी रचनाओं में धार्मिक भावनाओं का भास पाया जाता है।
मतलब मानवतावादी जो थे, देखिए ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो मानवतावादी विचारधाराओं के अभिलक्षण के हैं। मानवताधारी जो मानवतावादी थे उनके बातें हैं। तो कदापि आप ये सोचने का प्रयास ना कीजिए, ये सोचने की गलती ना कीजिए कि ये जो शब्द हैं वो मेरे हैं। ये सभी शब्द उन लोगों के हैं, उन विचारकों के हैं जो मानवतावादी हुआ करते थे। अगली बात करते हैं, पुनर्जागरण काल में महान साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में प्रतिवाद, मानव की भावनाओं, दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी कृतियों के केंद्र के रूप में धर्म व ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा। इस युग की प्रमुख साहित्यिक कृतियों में डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, हेलमेट आदि प्रसिद्ध हैं। ये पॉइंट्स लिखते जाइए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अब जो हम बात करने वाले हैं उसमें बात करने वाले हैं मानवतावादी विचारों की विशेषताएं क्या थी। वो तो अभिलक्षण की बात कर चुके हैं हम। अब आप सभी को लिखना है दोस्तों। देखिए इसमें थोड़ी सी बोरिंग तो लगती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको अच्छा लगे, कहानी के रूप में ना समझाऊं। आप सभी इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, तो आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मानवतावादी वे गुरु थे जिन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य और इतिहास और नैतिक दर्शन पढ़ाया। तो मानवतावादी बेसिकली ह्यूमनिस्ट, मतलब कहते हैं ना तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, उन सभी चीजों की बात करते हैं। कौन? मानवताधारी, जो विचारधारी मानवतावादी होते हैं, उन विचारों की ये उत्कृष्ट रचना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन यूनानियों और रोमन लोगों की संस्कृति के संदर्भ में कानून का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये जो मानवतावादी थे उन्होंने प्राचीन काल को बहुत ही ज्यादा अच्छा बताया और उसके अध्ययन की भी बात की। और जो वो था मध्यकालीन युग था, उसमें इन्होंने बोला कि चर्च का बहुत ज्यादा योगदान बढ़ गया और वो सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने लगे और मानव खुद पर ध्यान देना कम कर दिया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति स्वयं और अपने जीवन को धर्म, शक्ति और धन के अलावा अन्य माध्यमों से भी आकार दे सकते हैं। मतलब धर्म, शक्ति और धन जो है वही सिर्फ इंसान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिनसे इंसान अपने आप को आकार दे सकता है। इंग्लैंड में थॉमस मोरे और हॉलैंड में इरास्मस जैसे ईसाई मानवतावादियों ने आम लोगों से पैसे निकालने के लिए चर्च और इसके लालची रिवाजों की आलोचना की। ये पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से, पॉइंट से समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है, कुछ मानवतावादियों का मानना था कि अधिक धन पुण्य था और खुशी के खिलाफ नैतिक दोषी बनाने के लिए ईसाई धर्म की आलोचना की। अगला पॉइंट लिखिए आप सभी। ये पहला पॉइंट, जो पिछला पॉइंट था वो लिख चुके होंगे आप। अगला है, वह यह भी मानते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णता के जीवन के लिए प्रयास करता है। उन्होंने 15वीं शताब्दी की अवधि के लिए आधुनिक शब्द का इस्तेमाल किया। लिख लीजिए जल्दी से। अगला पॉइंट लिखिए, 16वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी। पॉइंट डाल के लिखिए, महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। मतलब महिलाएं जो थी, जितने भी कारोबार होते थे, उद्योग क्षेत्र थे, उसमें परामर्श देने का अधिकार नहीं था, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। दहेज का प्रबंध ना होने के कारण लड़कियों को भिक्षुनी बना दिया जाता था। तो पहले जो दहेज का प्रबंध नहीं था, इसलिए उनको क्या किया जाता था, भिक्षुनी बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी।
ये 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब रेनेसा का प्रारंभ हुआ था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में रेनेसा का पूरा योगदान था। व्यापार परिवारों में महिलाओं को दुकान चलाने का अधिकार था। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकान चलाने का अधिकार था। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए। कुछ महिलाएं जो थी उन्होंने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे वेनिस निवासी कसानंद्रा फेदले, ये एक नाम है दोस्तों, वेनिस निवासी कसानंद्रा फेदले, जो यूनानी है और यूनानी और लैटिन भाषा की विद्वान थी। लैटिन जो होता है, लैटिन भाषा बोला जाता है। तो ये बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य भी किए इन्होंने 16वीं शताब्दी में। अगला है मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते, ये नाम है, वो किस जगह की है, मंटुआ की है, और जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। चलिए अगला बात करने वाले हैं हम दोस्तों, इस टाइम के इटली की वास्तुकला क्या थी, किस प्रकार से वहां पर वास्तुकला का विकास हुआ, उन सभी चीजों की बात करने वाले हैं। तो 15वीं शताब्दी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के साथ इतालवी वास्तुकला विकसित हुई। कौन सी वास्तुकला विकसित हुई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतालवी वास्तुकला। ये सभी तस्वीरें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये इतालवी बारोक वास्तुकला, इतालवी आधुनिक और समकालीन वास्तुकला, इतालवी पुनर्जागरण वास्तुकला। तो आप सभी देख पा रहे हैं जैसा कि ये इस प्रकार के वहां पर वास्तुकला का विकास हुआ 15वीं शताब्दी में, बेसिकली पुनर्जागरण के समय। चलिए अगला पॉइंट डालिए दोस्तों, पहले इसी में लिखिए, रोम में खंडरों को पुरातत्वविदियों द्वारा सावधानी पूर्वक खुदाई की गई थी। पुरातत्वविदियों द्वारा सावधानी पूर्वक खुदाई की गई थी। इसने वास्तुकला में एक नई शैली को प्रेरित किया, जिसे बोला जाता है शाही रोमन शैली का पुनरुद्धार, जिसे अब शास्त्रीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे अब शास्त्रीय कहा जाता है। तो ये जो था, रोम में एक खंडर की खुदाई करते टाइम पुरातत्वविदियों को एक ऐसी कला की वो पता चला जिसे शाही रोमन शैली का पुनरुद्धार करने का रास्ता दिखाया इसने, और इसे ही अब शास्त्रीय कहा जाता है। अगला है 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया। कैसे बनाया गया, भव्य रूप से, मतलब बड़े विशाल से। यहाँ अनेक भव्य भवनों व इमारतों का निर्माण किया गया। इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघरों, राजमहलों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। तो इटली की वास्तुकला जो है वो किस प्रकार दिखाई देते हैं, राजमहलों, गिरजाघरों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इटली की वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता था। कौन सी शैली कहा जाता था दोस्तों, शास्त्रीय शैली कहा जाता था। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुसज्जित किया। मतलब घरों पर, भवनों पर क्या कर दिया जाता था, आकृति बना दिए जाते थे। अगला पॉइंट लिखिए, इटली की वास्तुकला की विशिष्टता के रूप में हमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट, गोल मोहरा बाजार दरवाजे आदि दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं, लिखते जाइए आप सभी जल्दी जल्दी। ये इटली की वास्तुकला की विशेषताएं लिखवा रहा हूं, आप सभी को याद भी करना जरूरी है। आप सब एक देखिए, ये एक नोट्स के टाइप में तो लिखवा रहा हूं, लेकिन ये एक प्रकार का क्वेश्चन भी है। इटली की वास्तुकला की विशेषताएं लिखिए, इटली की वास्तुकला किस प्रकार कार्य करती थी, इटली की वास्तुकला का दूसरा नाम क्या है। इस प्रकार के अनेकों क्वेश्चन बनेंगे, और मैं जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अनेकों क्वेश्चन से रूबरू भी करवाऊंगा, और आप सभी से बिल्कुल अनुरोध करूंगा कि आप सभी उन क्वेश्चंस को लिखिएगा और उनको याद भी कीजिएगा। और
मैं जब टेस्ट लूंगा गूगल फॉर्म में तो उन सभी टेस्ट को आप अटेम्प्ट भी कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इस्लामी वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला की क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार वो किस टाइप से उसके वो थे। जैसे इसमें देखिए इमारतों में चित्रों की वो मूर्तियां विभिन्न प्रकार की आकृतियां सुसज्जित की जाती थी। इसी प्रकार इस्लामी वास्तुकला में किस प्रकार के कार्य किए जाते। इसमें पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों, इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों व मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थर में पच्चीकारी के काम का सहारा लिया। ये देखिए आप सभी को तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूं दोस्तों, ये सभी जो चित्र हैं, ताजमहल भी स्वयं जो है वो इस्लामी वास्तुकला की ही एक चित्रण है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो है इस्लामी वास्तुकला में देख पा रहे होंगे, ऊपर जो था वो एक गुंबद का आकार जरूर बनाया जाता था दोस्तों। तो ये सारे के सारे ही इस्लामी वास्तुकला के चित्रण है। अगला पॉइंट लिखिए, धार्मिक इमारतें इस्लामी वास्तुकला का सबसे बड़ा बाहरी प्रतीक थी। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक की मस्जिदें तीर्थ स्थलों और मकबरों में एक ही मूल डिजाइन, देखिए मैंने बताया ना उसमें सभी में गुंबद मीनारें इस प्रकार के, तो मेहराब, गुंबद, मीनारें और खुले आंगन दिखाई दिए। ये जो था इस्लामी वास्तुकला की विशेषता थी। और मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक जरूरतों को व्यक्त किया। इसने क्या किया, इस्लाम के मतलब मानने वाले लोगों, मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक जरूरतों को व्यक्त किया। इसी प्रकार अगला पॉइंट लिखिए, इस्लामी वास्तुकला का काल में अपनी चरम सीमा पर थी। जो वो काल था पुनर्जागरण का काल, उस काल में इस्लामी वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। विशाल भवनों में बल्ब के आकार जैसे गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़े के खुरों के आकार के मेहराब और मरोड़दार घुमावदार खंभे आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। ऊंची मीनारों और खुले आंगन का प्रयोग हमें इस्लामी वास्तुकला के भवनों में नजर आता है। तो इसी में सबसे अंतिम पॉइंट है, अंतिम क्वेश्चन कह सकते हो, नोट्स का अंतिम भाग जो है वह है इतालवी शहर मानवतावाद के विचारों का अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति कौन था और पहला व्यक्ति ने क्या क्या किया। तो इतालवी शहर मानवतावाद के विचारों का अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय विश्वविद्यालय वहां स्थापित किए गए। इतालवी शहर व्यक्ति नहीं कह सकते इसको, इतालवी शहर जो था वो इन विचारों को, मानवतावाद के विचारों को अनुभव करने वाला पहला शहर था। पडुआ और बोलोग्रा विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में कानूनी अध्ययन के प्रमुख केंद्र थे। तो ये दो विश्वविद्यालय जो थे वो 11वीं शताब्दी में कानूनी अध्ययन के प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद है, इसलिए कानून अध्ययन का एक लोकप्रिय विषय था। कानून अध्ययन एक लोकप्रिय विषय था, हालांकि इसमें एक बदलाव था। अब यह पहले रोमन संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये किसके में अध्ययन किया गया था, रोमन संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन किया गया था। इस शैक्षिक कार्यक्रम ने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षण केवल ज्ञान नहीं दे सकता है और समाज और प्रकृति के अन्य क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह संस्कृति मानवतावाद थी। इसी संस्कृति को मानवतावाद कहा गया। और इन शब्दों के साथ ही यह चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। आप सभी इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल साफ साफ। अलग नोटबुक बना चुके होंगे आप सभी, उसी नोटबुक में आपको इसके नोट्स बनाने हैं। उसी में फिर हम क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप सभी को जल्द से जल्द हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से एजुकेशन जो है, ज्ञान जो है वो बढ़ता है दोस्तों। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, जिससे आपका ज्ञान में भी वृद्धि हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।